नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान की 33 टेलीविज़न चैनल्स की स्क्रीन से कि कल से पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ही दिलचस्प किस्म की उछल कूद हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग म्यूज़िकल चेयर्स की एक तरह की कहानी हो रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंख मचोली हो रही है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब को नैब जो है पूरे लाहौर में ढूंढती रही और शहबाज शरीफ साहब नैब के हाथ नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए, उनको वहाँ से बेल भी मिल गई और नैब जो है वो हाथ पे हाथ धरी रही। लेकिन लोगों को बहुत से शकूक हैं। शकूक ये भी हैं कि नैब क्या करना चाह रही थी। क्या नैब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ खेल रही है या नैब शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल के खेल रही है? क्या नैब जो है वो पाकिस्तानी सियासत को इंजीनियर करना चाह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर किसी बड़ी सियासी जमात की सियासत को भी नैब इंजीनियर करना चाह रही है? इस किस्म के बहुत से सवालात जो हैं वो लोगों के ज़हनों में हैं। दूसरी तरफ नैब ने सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब को एक बार फिर बुला लिया है और उनको रावलपिंडी में बुलाया गया है और उन्होंने कह भी दिया है कि वो आएंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इन डेवलपमेंट्स पे बात करने के लिए और इनसे नथी दर्जनों डेवलपमेंट्स और सवालात पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ा सीनियर पैनल है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर जनाब अली मोहम्मद खान साहब वीडियो लिंक से मुझे ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू अली मोहम्मद खान। उनके साथ ही मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। और ये भी आपको बताऊं कि बड़े गिफ्टेड माइंड हैं, मतलब ही हैज़ बीन लीडिंग कंसल्टेंट अमेरिका में डॉक्टरेट करने के बाद, उसके बाद GCC कंट्रीज़ में उन्होंने बहुत सी फाइनेंस के हवाले से, हेल्थ पॉलिसी के हवाले से वो कंसल्टिंग भी करते रहे हैं। मेरे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम, वीडियो लिंक के ज़रिए हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और ट्वाइस बिफोर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वेरी आर्टिकुलेट पॉलिटिकल स्पोक्समैन ऑफ हिस पार्टी, भी वो मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। अली खान साहब, आप वकील भी हैं, आप कोई हमें समझा सकते हैं कि नैब क्या करना चाह रही थी? पहले नैब ने 100 दिन से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब को अपनी डिटेंशन में रखा, उसके बाद जब अदालत में गई तो नैब कोई केस वहाँ पे साबित नहीं कर सकी। अब नैब ने इतनी जो उछल कूद की है, कल जो इतना ड्रामा किया है मीडिया की मदद से, क्या नैब शहबाज शरीफ साहब को वाकई ही पिन डाउन करना चाहती है? नैब उनको अगर गिरफ्तार कर भी लेती तो क्या हो जाता? अगर नैब एक दिन इंतज़ार कर लेती तो क्या हो जाता? क्या करना चाह रही है नैब? नैब किसकी तरफ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका जो सवाल है बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हम दुआ में याद रखें। मुनीर और अगज़ई साहब MNA साहब हमारे फौत हुए हैं कौमी असम्बली के, और ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब जो हैं सिंध असम्बली के, सिंध के पीपल्स पार्टी से मिनिस्टर, और हमारे तहरीक इंसाफ के मियाँ जमशेदुद्दीन साहब भी फौत हुए हैं। और साथ ही अभी थोड़ी देर पहले सुना कि मंजूर चीमा साहब जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के MPA साहब पंजाब असम्बली से, वो भी फौत हुए कोरोना की वजह से। तो हम सब के लिए दुआ करते हैं। साथ साथ हम ना भूलें कि शहरयार अफरीदी साहब और हमारे चीफ विप मलिक आमिर डोगर साहब जो हैं वो भी बीमार हैं इस बीमारी से, तो उनके लिए भी दुआ है। देखें, जहाँ तक आपके सवाल का डॉक्टर साहब ताल्लुक है, जी जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है नैब क्या चाहती है, आई कांट कमेंट। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूँ कि जो आपके पास लॉ इन हैंड होता है, लॉ इन फील्ड होता है, आपने उसके मुताबिक जाना होता है। शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, दो बार के वज़ीर आला हैं और ज़ाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे रहे हैं और आज भी बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पे हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं शहबाज शरीफ साहब की जगह होता तो मैं कल कानून को चकमा ना देता। मैंने बड़ा सॉफ्ट लफ्ज़ यूज़ किया है, मैं वो दूसरा लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा जो जिसको इंग्लिश में फ्यूजिटिव कहते हैं। उर्दू में तर्जुमा आप करवा लें, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, काबिल तरीन आदमी है, मेरे से बहुत काबिल हैं कि वन शुड मैं कर देता हूं सर, भगोड़ा कहते हैं उर्दू में। one ought not to be become a fugitive of law, especially if you have enjoyed high power, position of power। नहीं कि आप वजीर आला हैं, अगर आपके पास बेल बिफोर अरेस्ट है, अगर आप जमानत पे हैं
अगर आप कानून की, लॉ की, अदालत की प्रोटेक्शन में हैं तो ओके, लेकिन अगर नहीं है तो कल रात तक, यानी आज जमानत मिलने तक जो है शहबाज साहब बदकिस्मती से वो अदालत से, कानून से मफरूर थे। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। बाकी अब नैब ने क्यों ये किया, आई एम नॉट देयर वकील, हमें नहीं पता कि उन्होंने गिरफ्तारी करने की कोशिश की, लेकिन अगर उनके पास एक लीगल राइट था तो मियाँ साहब चले जाते, गिरफ्तारी दे देते। आज उनको वैसे ही बेल मिल गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक बात पे मैं हमेशा दाई रहा हूं, वो ये है कि अगर आपने हाथ डालना है तो फिर तगड़ा हाथ डालें। अगर आपने गिरफ्तार करना था पहले सोच लेते कि गिरफ्तार करना है या नहीं, लेकिन अगर गिरफ्तार करना है तो फिर रियासत पाकिस्तान और उसका कोई इदारा इतना कमजोर नहीं है कि किसी को गिरफ्तार ना कर सके, वो भी इतनी मशहूर शख्सियत को। तो मैं समझता हूं कि कल गिरफ्तार ना करके नैब की थोड़ी सी सुर्खी हुई है, लेकिन बहरहाल शहबाज साहब को लॉ को अबाइड करना चाहिए था। गिरफ्तारी दे देते, उससे उनकी एक मॉरल स्टैंडिंग बनती, लेकिन ना गिरफ्तारी दे के मैं समझता हूं आप मेरे साथ रहे ना, मैं जरा मुस्तफा मलिक साहब, ये क्या वजह हो सकती है, अगर आपकी तरफ में आऊँ डॉक्टर साहब के, शहबाज शरीफ साहब मुसलसल ये कहते रहे कि मैं 69 बरस का हूँ, मैं कैंसर का मरीज़ रह चुका हूँ, मुझे ख़तरा है इन्फेक्शन का, कोरोना का, इसलिए मैं नैब के दफ्तर नहीं आ सकता और मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए कर लें। लेकिन फिर वो अदालत में, और फिर वो गुम हो गए। इसका मतलब है वो ज़ाहिर है कि अरेस्ट अवॉइड करना चाहते थे। उसके बाद फिर वो अदालत में आ गए, उन्होंने वहाँ से बेल ली। तो प्रिंसिपल इशू है कि वो नैब के पास इसी नहीं गए कि उनको ख़तरा था कि मुझे अरेस्ट कर लें। अरेस्ट से वो क्यों डर रहे हैं जब पहले भी वो अरेस्ट रहे हैं, और सियासी लीडर तो कभी भी अरेस्ट से नहीं डरते? देखें, दो तीन चीज़ें। एक तो अभी अली भाई ने बात की चकमा देने की। मैं ये सारी बातें करने से पहले शहरयार आफरीदी साहब और आमिर डोगर साहब दोनों मेरे दोस्त हैं, उनके लिए दुआ दूँ, अल्लाह उनको सेहतियाब करे। और आज आपने देखा है कि 4 या 5 तो सिर्फ आज की तारीख में पिछले 24 घंटे में पार्लिमान के मेंबरान जो हैं वो कोरोना से इंतकाल फरमा गए हैं। तो उन सब के लिए दुआ और उनके घर वालों के लिए ताज़ियत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, इट्स वेरी ट्रैजिक। और देखें, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि नैब, और अगर आप समझें, क्योंकि हम समझते हैं, हम ऑपोजिशन में हैं कि नैब हुकूमत के साथ मिली हुई है या हुकूमत नैब के साथ मिली हुई है। तो अगर आप ये समझें तो आप ये देखिए कि आज कोरोना के ऊपर बात करने के बजाय, और ये बड़ी आला ज़रफ़ी है अली भाई की, उन्होंने जिक्र कर दिया, अली मोहम्मद भाई ने, जिसकी वजह से कोरोना का जिक्र आ गया। वरना ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे वो 18वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो, चाहे वो इमरजेंसी लगाने के हवाले से गुफ्तगू हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के अरेस्ट करने की गुफ्तगू हो, या किसी और लीडर को अरेस्ट करने की गुफ्तगू हो, उससे जो असल गुफ्तगू है कोरोना के बारे में, जहाँ पर रोज़ 80 लोग मर रहे हैं, वो गुफ्तगू नहीं हो रही। आज कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं आपके पास बैठा हूँ, हम इस पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक बजट आने वाला है, हम समझते हैं वो IMF का बजट होगा जो गरीबों की कमर तोड़ देगा। अब अगर 5-6 तारीख के बाद ले होना है बजट और उस पर डिबेट होनी है, तो आज तो सारे प्रोग्राम्स उस पर होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि हुकूमत एक ख़ास तर्ज का बना रही है बजट, अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपको डॉक्टर मुस्तफा मलिक साहब शक ये है कि हुकूमत दर हकीकत बजट में जो चैलेंजेस हैं और जो मुश्किलात हुकूमत के सामने बजट में दरपेश हैं, जो पेचीदा सवालात हैं, जो बहस होनी है उस पेचीदा सवालात के हवाले से, जो चुभती हुई बातें उठनी है हुकूमत की परफॉर्मेंस, उनसे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत नैब का सहारा ले रही है, और नैब के सहारे के जरिए ये नाटक जो है वो रचाया गया है। मतलब इसका मतलब है कि आप कह रही हैं कि अब हुकूमत को इतना कंट्रोल हासिल है नैब पे, नहीं खाली कंट्रोल ही नहीं हासिल, इतना ज्यादा कंट्रोल हासिल है कि एज अ टूल यूज करते हैं पॉलिटिकल ड्रामाबाजी के लिए भी। आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? देखिए हम तो बहुत दिन से ये कह रहे हैं, आप किसी का भी बयान उठा के, पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन के लीडरान हैं उनका बयान उठा के देख लें, आपको मालूम है कि EOBI का एक 24 अरब रुपए का मुकदमा चल रहा है, आपको पता है NICL का एक 44 अरब रुपए का मुकदमा चल रहा है, आपको पता है मालन जब्बा का मुकदमा चल रहा है, आपको पता है मिनरल्स एंड मेटल्स का एक मुकदमा चल रहा है, आपको पता है एक BRT का मुकदमा चल रहा है, आपको मालूम है कि जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे जनरल साहब, उन्होंने कहा था कि 5 वज़रा हैं जिन कड़ियाँ जो हैं करप्शन की वो हथकड़ी की शक्ल में उन तक पहुँचती हैं, उनमें से एक वफाकी वज़ीर भी हैं। ये तमाम बातें आपको पता हैं, मगर उस पर जब पेशरफ्त नहीं होती, और बार बार कभी आप शाहिद अब्बासी को पकड़ते हैं, कभी एहसन इकबाल साहब को पकड़ते हैं, और फिर देखें उनको जब बेल मिलती है तो अदालत क्या लिखती है। जब शाहिद अब्बासी साहब को बेल मिली तो अदालत ने कहा कि आपने ये मुकदमा किया है कि वो पेट्रोलियम के वज़ीर होने की वजह से उन्होंने अमेरिका की सल्तनत को इन्फ्लुएंस करके USAID के ज़रिए एक कंसल्टेंट लगवाया जिसने फेवर की, ये है आपका मुकदमा, इस पे बेल हुई।
इसी तरह जब एहसन इकबाल साहब का इस्तगासा पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि आपने इनको पकड़ लिया है, तो जिनने यानी उस डिपार्टमेंट ने जिसने असल में इसको कंस्ट्रक्ट किया है स्पोर्ट्स को कॉम्प्लेक्स को, जिसने इजाज़त दी है, कागजात पे साइन किए, उन्हें भी गिरफ्तार किया होगा। तो कहा उन्हें तो नहीं किया, तो कहा एहसन साहब को किया, तो कहा इस वजह से कि इन्होंने ज़मीन की निशानदेही। बड़ा स्ट्रॉन्ग, अब आप बताइए, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपने मौकफ रख दिया, आपका मौकफ समझ भी आ गया। कायरा साहब की लाइन बार बार ड्रॉप हो रही थी, अभी कहीं दोबारा ड्रॉप ना हो जाए। मैं जरा कमर ज़मान कायरा साहब को ले लूँ। कमर ज़मान कायरा साहब, ये मुसद्दिक मलिक साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, द एक्स स्पोक्स पर्सन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर रह चुके हैं, सेनेटर हैं, वो तो उनकी बातों से तो ऐसे लग रहा है, मतलब उन्होंने यानी कैटेगोरिकली शायद नहीं कहा ब्लैक एंड वाइट, उनकी बातों से ऐसे लग रहा है, कुछ समझ रहे हैं कि नैब जो है वो इतना आसान टूल है हुकूमत वक्त के हाथ में, तहरीक इंसाफ के हाथ में, कि वो बजट से पहले डिबेट से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा नाटक खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ अब कल सीएम सिंध को भी बुला लिया, इसका मतलब है कि तवज्जो हटा रहे हैं बजट से। आप समझते हैं कि इतना ज्यादा कंट्रोल हो सकता है नैब के ऊपर हुकूमत वक्त को? कोरोना पहले, कोरोना फिर बजट से, कोरोना से भी टिड्डी दल से भी बहुत सारी चीजों से। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है इस पर भी बात करते हैं। गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जिस केस में बुलाया जा रहा है, कोई कितनी दफा पेशी वो भुगत चुके हैं और आपने उनसे कोई क्वेश्चंस करने हैं, तो जो उन्होंने एक इस्तदा की कि जनाब मैं बीमार हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और नैब के अपने अफसरान जो हैं वो इस वक्त कोरोना के शिकार हैं, तो मैं वर्चुअली यानी नेट के जरिए या स्काइप के जरिए मैं आपके सवालों के जवाब। कोर्ट तो चले गए ना सर, कायरा साहब, वो कोर्ट तो चले गए खुद बनफ्से नफीस। नहीं, मैं उस पर बताता हूँ। देखिए ना, बात यह है, आप जरा गौर कीजिए, जो काम आपकी सुप्रीम कोर्ट कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, यानी वो कहते हैं कि स्काइप के जरिए आप अपने मुकदमात लड़ लें। कहाँ लड़ लें? सुप्रीम कोर्ट में। जज साहबान इस्लामाबाद में बैठे हैं, वकला कराची बैठे हैं, केस लड़े, वो कहते हैं ठीक है ये कर लें, मजबूरी है, कोरोना के हालात ऐसे हैं। नैब वाले कहते हैं नहीं, हमने आपको फिजिकली बुलाया है, आप नहीं आते तो हमारी शान में गुस्ताखी है, लिहाजा हम आपको पकड़ के बुलाएंगे। और नैब उनके घर पहुंच जाती है। हाँ, उन्होंने बेल कराई है तो बेल के लिए, लेकिन नैब तो शायद उनको गिरफ्तार करने के लिए बुलाना चाहती थी ना कायरा साहब, उनका मकसद ही गिरफ्तार करना होता। गुजारिश ये है कि गिरफ्तार, डॉक्टर साहब इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली इस पे कहा हुआ है, आपके इल्म में है, आप बहुत सारे प्रोग्राम इस पे कर चुके, सारा मुल्क जानता है आपने क्या करना है। फर्ज करें शहबाज शरीफ, आपने क्या करना है शहबाज शरीफ साहब को, आपने उनसे सवालात करने हैं, वो आपने सवाल किए, उनके जवाब उन्होंने दिए, आप कहते हैं जवाब सही नहीं है। ओके, अब क्या जवाब नैब के अफसरों की तसल्ली के मुताबिक हो, यानी वो जो चाहे वो कहें? ऐसा तो नहीं होगा। अगर उनकी तसल्ली नहीं है तो वो अपना वर्जन दे के उनके खिलाफ रेफरेंस बनाए, अदालत में भेज दें कि जी हमारे ख्याल में ये है, इनका वर्जन ये है, अदालत जाने और वो जाने। खुद हाई कोर्ट कह चुकी है कि नैब के पास सवाल करने के, जवाब लेने के और तो कोई काम नहीं ना करना उन्होंने। अगर एविडेंस इकट्ठी करनी है तो जरूर करें, कहीं छापा मारना है तो जरूर मारे। अब सवाल ये है कि इनका नक्शे क्या है। नैब क्वेश्चन आंसर एजेंसी है जी, नैब क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू करने वाली एजेंसी। नैब जनाबे वाला एक इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, उसका काम मेरे ऊपर होने वाले लगने वाले इल्जाम के तह तक पहुंचने के लिए एविडेंस इकट्ठी करनी है और मुझसे सवालों के जरिए जवाब लेने हैं। क्या मुझे फेंटी लगानी है, क्या मुझे उल्टा लटकाना है, क्या मुझ पर तशद्दुद करना है? क्या यह नैब इस बात की एजेंसी है? नैब इसी बात की एजेंसी है कि वो सवालात के जरिए और इस तफ्तीश के जरिए, तहकीक के जरिए अपना ओपिनियन दे दे और जो डॉक्यूमेंट उसके पास हो वो डॉक्यूमेंट लगा के रेफरेंस कर दे। यही उनका काम है, यही तफ्तीश का काम होता है। बाकी जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन अब गवर्नमेंट का नैब के साथ क्या ताल्लुक है? डॉक्टर साहब आप ये फरमाइए कि अगर हुकूमत के जो बड़े बाखबर वजीर हो, जो वजीर आजम के भी बड़े करीब हो, वजीर हो, वफाकी वजीर, वो एक भी नहीं, एक से ज्यादा वज़रा, और एक वजीर तो बड़े धड़ल्ले से कोई महीना सवा महीना पहले से, रमजान के दिनों में, उसके बाद ईद के कबल, ईद से पहले जरा थोड़े दिन पहले भी वो बार बार कहते रहे कि ईद के बाद बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां होंगी और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल सही। और फलां भी गिरफ्तार होगा और गवर्नमेंट के लोग के भी बुलाए जाएंगे। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन बहुत बड़े, अब वो काम शुरू हो गया और झाड़ू फेरेगा और वो काम हमें शुरू होता नजर आ रहा है। ठीक है कार साहब, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। हमारे इल्जाम थे कार साहब, मुझे ब्रेक। मुसद्दिक साहब ने कहा,
मैं उनकी बात को, टाइम आपके पास थोड़ा है, मैं उनकी बात को सेकंड करते हुए ये कहूंगा कि अगर अपोजिशन के लोग पकड़े जा रहे हो, बार बार कुछ चीजों में बुलाए जा रहे हो और हुकूमत के लोगों को आप ना पूछ रहे हो, खुर्शीद शाह साहब 8 महीने से जेल में बैठे, आपकी कस्टडी में बैठे हैं, उनसे जो पूछना था आप पूछ के, कोई तफ्तीश नहीं हो रही पिछले 4 महीने से, आप उनको जेल में बिठाए बैठे हैं। साहब बड़ा जबरदस्त मौकफ आपका, बड़ा भरपूर, बहुत सवाल आपने रेस कर दिए। अवाम के लिए भी, हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए भी, अली मोहम्मद खान साहब के लिए। अली मोहम्मद खान साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सारे सवाल, सारे पॉइंट्स ब्रेक के बाद यहीं से बात का आगाज करते हैं अली मोहम्मद खान साहब से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको याद करवाऊंगा कि वक्फे से पहले खासी इंटरेस्टिंग किस्म के सवालात जो हैं मेरे 2 पार्टिसिपेंट्स ने, दोनों अपोजिशन लीडर हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, जो पाकिस्तान के इससे पहले ट्वाइस बिफोर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो सेनेटर भी हैं और PMLN के सीनियर रहनुमा भी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। दोनों के बहुत ही उन्होंने इंटरेस्टिंग सवाल उठाए अली मोहम्मद खान साहब के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, आपने सुना कि ये बात तो हमेशा से इल्ज़ाम अपोजिशन एक अज़े राह उठाती ही है कि नैब जो है वो एक पॉलिटिकल टूल है और उसको पॉलिटिकल फील्ड की इंजीनियरिंग करने के लिए और एक पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की सियासत में एक एटमॉस्फेयर जनरेट करने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि नैब इतना बेसिक पुर्जा है, इतना बेसिक टूल है आपकी हुकूमत का कि टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया पे बजट पे जो डिबेट होनी थी या कोरोना पे जो डिबेट होनी थी या टेडी दल पे जो डिबेट होनी थी, उससे तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ साहब का सारा नाटक जो है वो नैब ने खेला है। और कमर ज़मान कायरा साहब ये कह रहे हैं कि नैब बुनियादी तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है और हाई कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं वो बड़े क्लियर हैं कि नैब का काम है सवाल पूछना, सवाल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अपना रेफरेंस बनाना और कोर्ट के हवाले कर देना। तो नैब ये सब कुछ नाटक कर रही है। अली मोहम्मद खान साहब, दोनों चीज़ों पे आपका क्या इस्तदलाल है? पहली बात तो ये है कि आज आप मुसद्दिक मलिक साहब के ओहदे और सारा कुछ बार बार गिनवा रहे हैं, तो कहीं हमारे पास स्पेशल असिस्टेंट तो नहीं लगने लगे हमारी काबीना में, क्योंकि बार बार उनके ओहदे 3-4 बार आप गिनवा चुके हैं। और वैसे ही हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो लेकिन मेरा मतलब कहना है कि सीनियर रहनुमा है, मतलब वर्कर नहीं है पार्टी के। अली मोहम्मद खान साहब को परेशानी है कि ये कहीं बहाल तो नहीं होने लगे वापस। क्योंकि मोहित साहब भी काफी बाखबर। चले इससे तो आगे चले। अच्छा जी, ऐसा है, सिंपल सा जवाब है इसका कि अगर डॉक्टर साहब ये समझते हैं या कायरा साहब ये समझते हैं, वैसे कायरा साहब की 2-3 बातों से मैं एग्री करता हूँ। पहली बात यह है कि नैब अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उसे और कुछ नहीं करना, तो द बेटर थिंग इज कि फाइलें खुली ना रखें, रेफरेंस बनाएं, जमा करें अदालत में ताकि केस का फैसला हो। इस हद तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जो डॉक्टर साहब या आपने जो भी मुसद्दिक मलिक साहब ने पॉइंट रेज किया या आपने उसको रीइटरेट किया कि नैब को कोई हुकूमत टूल के तौर पर यूज करती है, तो आपने अभी खुद फरमाया है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि डॉक्टरेट भी हैं, जो कि सेनेटर हैं, माशाल्लाह उनको हमेशा सेनेटर रखे, जो कि बाहर से उन्होंने और भी बड़ी तालीम हासिल की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के ये उनके मावनी खुसूसी थे, उनके तर्जुमान थे। और कायरा साहब जो हैं 2 बार के मिनिस्टर रहे हैं और वो भी फेडरल। मैं तो छोटा सा नन्ना मुन्ना मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ, ये 2 बार फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। तो अगर इन्होंने अपने दौर में नैब को हुकूमत के इशारों पे नचवाया है या अपने दौर में उन्होंने नैब को अपोजिशन को हैरेस करने के लिए यूज किया, इनसे पूछ लें अगर ये कर सकते थे तो हम भी कर सकते होंगे। मेरा ख्याल है इनका जवाब नफी में होगा। नैब मेरा नहीं ख्याल कि किसी वजीर आजम से डायरेक्शन लेती है या वो पाबंद है, एक आज़ाद इदारा है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं क्वालिफाई करना चाहता हूँ, वो ये है कि नैब बहरहाल रियासत का ही एक इदारा है, चाहे वो आज़ाद हो। कितना आज़ाद है ये वक्त साबित करेगा, लेकिन चाहे वो आज़ाद भी हो, रियासत का इदारा है और हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है कि किसी भी रियासती इदारे की सिक्योरिटी और उसकी अमलदारी कायम करने के लिए जो रियासत की जिम्मेदारी है वो पूरी करे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो इस रियासत का तीसरा बड़ा पिलर है।
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर तरह से आज़ाद है, लेकिन उनके मोहतरम जज साहिबान को सिक्योरिटी देना, उस इदारे की प्रेमिसेस की हिफाजत करना, उसका ख्याल रखना, मुल्क के तमाम जज साहिबान को सिक्योरिटी देना, उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उसका ख्याल रखना, वो एक हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी होती है जो हम पूरी करते हैं। तो इसी तरह से कल अगर नैब ने छापा मारा, ठीक है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पे क्यों मारा मुझे नहीं पता, उनके पास उसके सबूत होंगे, अच्छा किया बुरा किया वो जाने, उनके वकला जाने और नैब के तर्जुमान जाने। मुझे तो दो बातों का पता है। एक बात ये पता है कि अगर उस दिन मियां शहबाज शरीफ साहब के पास जमानत नहीं थी तो उनको पेश होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्होंने गिरफ्तार करना था तो नैब के पास अपनी कोई 5000 पुलिस नहीं होती, उसको लाजमन पंजाब पुलिस ने सपोर्ट देनी थी, क्योंकि एक रियासती इदारा है, वो किसी को अरेस्ट करेगा तो पुलिस और इंतजामिया जो है वो पाबंद है आईनी तौर पे कि हम उनको सपोर्ट करें। बाकी नैब के ये जो पॉइंट अभी कारा साहब ने रेज किया है वो बड़ा वैलिड है। मैं कल भी एक प्रोग्राम में इसका जवाब दे चुका हूं, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूं। मेरा ये ख्याल है किसी वफाकी वजीर का कोई काम नहीं होता कि वो नैब के बारे में पेशन गोई करे। हाँ, कुछ वज़रा ऐसे जरूर होते हैं या कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, हम सब के जो है अखबार वालों से, मीडिया वालों से राब्ते होते हैं, कहीं से कोई सुनगुन मिल गई होगी, लेकिन ऑफिशियल जो तर्जुमान है वो शिबली फराज साहब हैं, जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, जो वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने कोई ऐसी पेशन गोई नहीं की। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका यहाँ पे इशारा जो है अपनी आजाद जमात है, वो अपनी राय में आजाद है, उनकी अपनी अलग जमात है, उनका अपना एक तशख्खुस है, उनका अपना एक स्टाइल है पाकिस्तानी सियासत में जिसकी हम कदर करते हैं, पूरा मुल्क उसको। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अली मोहम्मद खान साहब ने कायरा साहब की तो मुरादें सारी पूरी कर दी, उनकी तो उन्होंने बातें मान ली है, लेकिन आपकी बात से उन्होंने एग्री नहीं किया। उस काउंटर सवाल रेज कर दिया कि अगर आपकी हुकूमत जो थी, जो अभी गई है सारी, लेकिन अगर आपकी हुकूमत नैब को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लिया करती थी तो फिर हम भी कर रहे होंगे, इसका क्या जवाब? देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश कर देता हूँ। कानून ये कहता है कि 90 दिन में इस्तगासा जो है वो नैब ने फाइल करना है, कानून ये कहता है, लिखा हुआ है कि मैंने तो इजाद नहीं किया है। अब आप मुझे बताइए कि तकरीबन 150 दिन के करीब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अरेस्ट करके रखा, जिसमें 90 दिन वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे नैब के पास। आप मुझे बताइए, जब कानून ने कहा कि 90 दिन में इस्तगासा दायर कर दें तो आप कर दें, अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सज़ा हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि अगर ये टूल नहीं है सिर्फ गिरफ्तार करने का, तो जब आपने गिरफ्तार कर लिया और 150 दिन रख लिया तो आप इस्तगासा क्यों नहीं दायर करते? चलें, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो। आप मुझे ये बताइए कि 1.5 साल उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक को और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को जेल में रखा, पहले 90 दिन सॉलिटरी में रखा, फिर जेल में रखा, उसके बाद क्या उन्होंने दायर किया? आप ये देखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो उन्होंने 7 महीने जेल में, जिसमें वो फांसी की चक्की में भी रहे और 90 दिन सॉलिटरी में भी रहे, उसके बाद जो दायर किया उसके ऊपर अदालत का क्या बयान है, और एहसन इकबाल साहब का। अब मैं आपको कितनी एग्जांपल्स दूं, नैब के परव्यू से बाहर निकलें तो आपको राना सनाउल्लाह साहब नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जब आपको एक पैटर्न की वो, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हुकूमत एक ख़ास अंदाज में काम कर रही है। इससे पहले की हुकूमत ने किस दिन 30 ऑर्डिनेंसेस एक दिन में टेबल किए हैं कि हम हुकूमत इस तरीके से चलाएंगे। इससे पहले की हुकूमतें जो हैं उनके अंदर केसेस चलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की हाई हैंडेडनेस के जो ये हुकूमत दिखा रही है, इससे पहले तो कभी देखने में नहीं आई। इससे पहले तो कभी किसी वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल फोरम पे 30-40 हज़ार एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों के सामने नहीं कहा कि मैं इसका एयर कंडीशनर बंद कर दूंगा, इसका फ्रिज निकाल दूंगा, इसको मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। बंद नहीं कर सके बाद में, आपने बात नोट नहीं की है? नहीं, देखिए, आप अगर मेरे शाहिद खाकान, सुनिए मेरी बात, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मुझे पता है कि वो फांसी की चक्की में थे। फांसी की चक्की में उन्होंने कत्ल किया था। वो क्यों थे फांसी की चक्की में, किस कानून के तहत? पाकिस्तान के चौथे बड़े टैक्स पेयर हैं, उन्होंने मास्टर्स कर रखी है, अमेरिका से पढ़कर आए हुए हैं, एक एयरलाइन चलाते रहे, इस मुल्क में टैक्स देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वज़ीर-ए-आज़म, जो डेथ सेल होता है उसमें उनको रखा हुआ था, डेथ सेल में। उसको फांसी की चक्की कहते हैं, डेथ सेल को। उन्होंने किसे कत्ल किया था? डेथ सेल में। जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को डेथ सेल में रखा गया था जी, डेथ सेल में रखा। मेरे ज़हन से बात महव हो गई। क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब को
मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उनको इंटरव्यू कर लीजिएगा, आपके पास तो बड़ी मोहब्बत से वो आती हैं, मेरा कई दफा उनसे गुफ्तगू हुई है, सर मैं कई दफा कर चुका हूं, उन्होंने खुद भी कभी इसका जिक्र नहीं किया वैसे। तो आप मतलब ये बात सही होगी, मैंने कहा बात सही हो सकती है, लेकिन खाकान अब्बासी सब आप उनको ऑनलाइन कई इंटरव्यूज में कहा हुआ है डॉक्टर साहब ये बात। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं कायरा साहब, यहाँ पर एक मसला ये खड़ा हो जाता है कि मैं जब अली मोहम्मद खान साहब के पास जाऊंगा, कायरा साहब मैं जब अली मोहम्मद खान साहब के पास ये जाऊंगा पूछने के लिए कि नैब ने ये किया, क्यों किया, फिर ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये फलां के साथ कैसे किया, 100 दिन से ज़्यादा रखा, रेफरेंस क्यों फाइल नहीं किया, तो अली मोहम्मद खान साहब ये कहेंगे कि भाई नैब मेरे ताबे, मेरे कंट्रोल नहीं है। कायरा साहब क्या ये ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन नैब अपना एक रिप्रेजेंटेटिव या 2-3 रिप्रेजेंटेटिव रखें जो मीडिया के ऊपर आके नैब के पॉइंट ऑफ व्यू और नैब के एक्शंस की वजाहत करें? बिकॉज नैब जो है वो तो जवाब देता नहीं है, और नैब के बारे में गुफ्तगू भी हर वक्त होती है। कल 48 घंटे होते रहेंगे, हर जब भी गुफ्तगू शुरू होती है पूरे 48 घंटे होती है। क्या ख्याल है कमर जमान कायरा साहब, क्या नैब का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए? डॉक्टर साहब दो बातें, पहली गुजारिश ये है कि मैंने पहले अर्ज किया था, खुर्शीद शाह साहब का केस है, 8 महीने से वो नैब की कस्टडी में है, उनके खिलाफ जो एलिगेशन थे वो ऑलरेडी हाई कोर्ट से डिसाइड हो चुके हैं, वो रीओपन करके केस बिठाया गया है। पहले उनके ऊपर नैब ने इंक्वायरी की, फिर जीआईटी बना दी गई, और पता नहीं समझ नहीं आ रही कि चाहते क्या। अब सवाल ये है कि हमारे दौर में भी नैब आजाद था तो आज भी होगा, वो कौन कौन से, वो क्या क्या, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, पीटीआई की गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, क्या अवाम के सहारे जिस तरह हम खड़े थे, क्या इनके खिलाफ भी कोई मेमो गेट बन रहा है, क्या इनके ऊपर भी कोई इस तरह के रेफरेंसेस हैं जो हुकूमतें नहीं बना सका करती कोई और बना लेता है, ताकत इनको कहां से ड्राइव होती है? क्या मीडिया वाले दोस्त आपके अक्सर, आप भी शायद उनमें शामिल हो, जो कहते हैं कि हमारी आजादी इतनी सलब हो गई है, पहले कभी नहीं की, क्या वो सियासी हुकूमतें कर लेती हैं? क्या आप इतने सादे हैं आपको नहीं पता? इसी तरह बाकी सियासी आजादियों के हवाले से भी कहा जा रहा है, क्या मीडिया के अंदर, क्या वोट को 102 के नारे को आप जानते नहीं है, क्या कौम नहीं जानती है? हम जो कहते हैं कि इलेक्शन छीने जाते हैं, हुकूमतें चलाई जाती हैं, सेलेक्टर्स के नारे लगते हैं, किसको कहा जाता है? कुछ छुपी हुई बातें हैं डॉक्टर साहब। अभी आप मीडिया वाले दोस्त जब बैठ कर सवाल करेंगे तो मेरी राय आपसे ये होगी कि अगर आप समझते हैं कि नैब को सवाल जवाब इस तरह नहीं करने चाहिए तो आप उन पर सवाल मत उठाइए। जब आप सवाल करेंगे तो मैं अपना वर्जन दूंगा, उसके ऊपर हुकूमत का अपना वर्जन आएगा, लेकिन नैब का कोई भी वर्जन आने से पहले जब इनके हुकूमती वजीर और वो मशीर जिनके अपने क्रेडेंशियल्स क्लियर नहीं है, जिनको काबीना के अपने लोग कहते हैं कि इनकी शहरियत क्लियर नहीं है, इनके कागज क्लियर नहीं है, ये नहीं पता इनके असासे कितने हैं, कहां से आए हैं, और ये माजी में भी कुछ मुशर्रफ की हुकूमत के अंदर रहे, बहुत सारे वज़रा वैसे अली मोहम्मद साहब की जमात में। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद यहीं से इस तेज़ुतुन डिस्कशन को, इस दिलचस्प डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले एक खासा दिलचस्प किस्म का मसला या मामला या मौमा जो है वो हमारे सामने आता है, उसको आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में एनोमली कह सकते हैं, उसको मीडिया के लिए आप एक चैलेंज कह सकते हैं, पैराडॉक्स कह सकते हैं, कि नैब के जो एक्शंस हैं उस पर टेलीविज़न, उस पर मीडिया, उस पर बहस तो बहुत करता है और उस पर बड़े सवालात भी उठते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई नहीं होता, बिकॉज हुकूमत में अनलेस कि आपके पास शहजाद अकबर साहब हों, हुकूमत जो है वो नैब को ओन नहीं करती। वो हमेशा ही कहते हैं कि नैब पे हमें कोई इख्तियार नहीं है। चेयरमैन नैब कभी कभी बॉलीवुड की तरह ये बयान दे देते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, इस किस्म की कोई फिल्मी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन नैब सिर्फ एक छोटी सी उर्दू में प्रेस रिलीज़ इशू कर देती है, वो कोई प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं करती अपने एक्शंस के हवाले से। तो अब सवाल यह है कि फिर नैब की चीज़ों को किस तरह से, क्या नैब की कोई पीआर टीम होनी चाहिए, पीआरओज की? अली मोहम्मद खान साहब आप इस पर ज़रा क्विकली बात कर दें, या आप समझते हैं कमर जमान कायरा साहब आप इस पर बता दें, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं 2 दफ़ा, क्या हमें ये रिकमेंड करना चाहिए कि नैब की अपनी कोई पीआर टीम हो जिसके वकील हो ट्रेंड, जो कि नैब का मौक़िफ़ जो है वो आवाम के सामने और मीडिया के सामने रखें और डिफेंड करें नैब के एक्शंस को? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक लार्जर इशू है, लेकिन मैं पहले छोटा सा बिल्कुल मुख्तसर ये बात कर दूं कि इत्तेफाक ब्यूरो कितना आज़ाद था, जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब बनी, पैट्रियट बनाए गए, हमारे खिलाफ क्या क्या कुछ हुआ, कितना आज़ाद था, उसके बाद नैब कितना आज़ाद था, किन के हाथों में खेलता रहा, मियां नवाज शरीफ के दौर में नैब कितना आज़ाद था, और मौजूदा दौर में नैब किन के कहने पे काम करता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, छोड़िए। हाँ, रही बात कि जी नैब को क्या करना चाहिए, नैब इज नॉट सपोज टू कम इन मीडिया,
नैब के गलत एक्शंस की वजह से नैब अपनी क्रेडिबिलिटी खोए बैठा है। नहीं तो फिर हम फिर कैसे एक्सप्लेन करें कि नैब क्या कर रहा है? गुजारिश करता हूँ, मैं उसी में गुजारिश कर रहा हूँ कि नैब जब न्यूट्रलिटी खोए बैठेगा तो फिर उस पर सवाल उठेंगे, असेंबलियों में उठेंगे, मीडिया में उठेंगे। अब मीडिया की इतना बड़ा मीडिया है, इतने प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर उठने वाले सवालों में जब आप सवाल उठाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट जवाब देगी, हम उसको अपोज करेंगे, तो नेचुरली नैब अंडर टारगेट आ जाएगा। नैब एक सियासी जमात नहीं है। इसका मतलब है आज आप नैब को इजाजत देंगे, कल आप पुलिस को देंगे, परसों आप FIA को देंगे, हर सरकारी इदारा अपने तर्जुमान बनाएगा और वो अपोजिशन। सर पुलिस के तर्जुमान तो हैं सर, कायरा साहब, पुलिस तो तर्जुमान होते हैं, तर्जुमान तो इनके भी हैं, नैब के तर्जुमान मौजूद हैं और वो अपने जवाब भी देते रहते हैं। तरीकाकार उनका ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो प्रेस टॉक नहीं करते, वो प्रेस रिलीजेस देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि बहुत सारे सरकारी इदारों को मीडिया पे बैठ के आके अपनी बातें नहीं करनी होती। दे हैव टू स्पीक थ्रू देयर एक्शंस। उनकी न्यूट्रलिटी जब होगी, जब दोनों तरफ के लोगों को इक्वली पकड़ा जाएगा तो मीडिया ऑटोमेटिकली उनके बारे में बेहतर बात करेगा। सवाल आप उठाते हैं, गवर्नमेंट डिफेंड करती है, हम उसको अटैक करते हैं, यही एक तरीका है। कोई तरीका नहीं है नैब को मीडिया में बैठ कर, उन्होंने हमारे साथ प्रोग्रामों में तो नहीं बैठना आके, ठीक है, ये तो नहीं वो कर सकते। अच्छा। लेकिन उनके तर्जुमान मौजूद हैं, उनको बेहतर तरीके से अपना काम करना चाहिए, न्यूट्रलिटी से करना चाहिए और गिवन पैरामीटर्स के तहत करना चाहिए। नैब लॉ के अंदर इसकी गुंजाइश निकालनी चाहिए। हम गलतियां उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि चेयरमैन नैब और उनकी टीम तक ये डिस्कशन पहुंच जाए। हम इसको फैला देते हैं सोशल मीडिया पे। मुस्तदिक मलिक साहब, कल के प्रोग्राम में जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, जो पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, खुद वकील हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कर दी। वो कल से 24 घंटे से उसकी डिस्कशन हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजिम, जो उन्होंने सवाल उन्होंने ये कहा कि अगर एक मुलाजिम आपका 18,000 रुपये लेता है और वो उसके करोड़ों रुपए, उसके या मिलियंस जमा करवाते हैं उसके अकाउंट में, उसको निकाल के खर्च भी कर लें, इस पर कोई कानून लगता नहीं है। हालांकि इसके ऊपर बेनामी एक्ट शायद लगता है। आपका इस पे क्या व्यू है मुस्तदिक मलिक साहब, पार्टी की क्या पोजीशन? देखिए, अगर मैं एक सेकंड, जो आप पहले सवाल पूछ रहे थे, मैं आपको ज़रा उसके ऊपर कुछ बात कर दूं, फिर इस पे आता हूँ। देखिए, बात ये कि नैब का वो तमाम जो एविडेंस है, अमेरिका के अंदर अगर एविडेंस इस तरह पब्लिक होना शुरू हो जाए तो आप बोलेंगे कि एविडेंस प्रेजुडिस हो गया है। आप ये बताइए कि ये नैब के जो खुफिया तमाम कागजात होते हैं, जो मिर्ज़ा साहब लहराते हैं, आज के TV स्क्रीन के ऊपर आते हैं, आपको पहले से देते हैं ताकि उनके वो बन जाएं स्क्रीनशॉट्स, ताकि वो स्क्रीन पे चल सकें, ये कैसे आते हैं? अगर वो नैब के कौन से मिनिस्टर लहराते हैं नैब की एविडेंस को? जी, ये मिर्ज़ा साहब, ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, वो शहजाद अकबर की बात कर प्रोग्राम, जी शहजाद अकबर साहब की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नैब की इन्वेस्टिगेशंस के कागजात जब वो मीडिया पे लेकर आते हैं, मीडिया को पहले देते हैं ताकि उनकी स्लाइड्स बन सकें, जो चल सकें TV प्रोग्राम्स के ऊपर, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पब्लिक डोमेन के अंदर ला रहे हैं उस एविडेंस को, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस है, तो आप उस एविडेंस को भी प्रेजुडिस कर रहे हैं और आप तबसरा कर रहे हैं नैब के ऊपर कि मेरा राना सनाउल्लाह साहब वाला सवाल रह गया दरमियान। अच्छा, नहीं, मैं पूछता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब का जवाब मैं ये पूछता हूँ, अभी हम चाहेंगे कि अली मोहम्मद खान साहब इसका जवाब। वो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कर दी, उस पे क्या है पार्टी का मौक़िफ़? उसी पे बात। देखिए, मुझे पार्टी का मौक़िफ़ नहीं पता है और मुझे कानूनी हैसियत भी नहीं पता। ये शायद गालिबन राना साहब बेहतर बता सकेंगे, अली मोहम्मद भाई बेहतर बता सकेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उनके अंदर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो अभी चीनी की रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर तमाम चीनी की मिलें, तमाम आटे की मिलें, तमाम तेल की मिलें, सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी। आपको याद होगा, अली भाई को मालूम है कि मैंने फ्लोर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, नहीं आगे सुन लीजिए। कुछ मैंने अली भाई से एक दफ़ा दरख्वास्त की थी कि पिछले 20 साल में PTI के और PMLN के और पीपल्स पार्टी के जितने MNA हैं जो इस वक्त वजीर हैं या कम अज़ कम वजीर रहे हैं, उनकी जितनी TTs आई हैं, जैसे आप सबकी दिखा रहे हैं, स्टेट बैंक से मंगवा के आप ही के प्रोग्राम पे ले आए और चला दें। ठीक। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं चला? इस पे अली मोहम्मद खान साहब का ले लें जवाब, फिर आपका सवाल हवा में रह जाएगा। अगर अली 2 मिनट है खाली। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो चीज़ उन्होंने सवाल, मुझे भी दीजिएगा। जी जल्दी, अली मोहम्मद खान साहब जल्दी से इसका जवाब दे दें जो सवाल डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब ने रेज कर दिया है।
देखिए, दो बातें यहाँ पे रेज हुई हैं। एक उन्होंने जो है एक लीगल पॉइंट उठाया है। मुसद्दिक मलिक साहब ने आपने एक सवाल किया है, कहते शहजाद अकबर साहब के पास कागज होते हैं। हाँ जी, लेकिन आपका सवाल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसका मैं अपनी तरफ की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मलिक साहब तो हालांकि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हैं, और आपने आज हमें डरा ही दिया। मैं कानून साहब, मैंने कानून नहीं पढ़ा हुआ, वरना आपको कानूनी जवाब देता। मैंने आपको बिजनेस प्रैक्टिसेस का बताया, आप कानूनी बता दें। तो कभी कभार वैसे ऐसे होता है अपना डॉक्टर पीरजादा साहब, कि जब आप कोई कहानी बार बार देखते हैं या कोई फिल्म बार बार देखते हैं, तो कभी कभार उसके अल्फाज मुंह पे आ ही जाते हैं। तो ये हो सकता है कि जो है राना सनाउल्लाह साहब ने कोई ऐसी चीज बार बार देखी जो उनके ज़बान पे फिल्मबदी अचानक से आ गई, शायद ये वजह हो। क्योंकि वैसे तो कोई ज़ी-शऊर आदमी ये इस तरह से, क्योंकि दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ गिल्ट, कि आप पे एक इल्जाम है और आपका एक मेन बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये बात क्यों की। लगता ये है कि कभी कभी वो कहते हैं ना कि सच्ची बात ज़बान पे आ ही जाती है। जहां तक और शहजाद अकबर साहब जो कागज लहराते हैं, जहां तक बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब देखें जहां तक उनका ताल्लुक है, तो वो आपको पता है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ना वो कोई खेल और सकाफत के वजीर हैं, और ना वो कोई बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वजीर हैं। वो एसेट रिकवरी और करप्शन के मुतालिक वो ही इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंटीरियर और एसेट रिकवरी यूनिट के इंचार्ज हैं। ज़ाहिर करप्शन से मुतालिक उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन देनी है। हाँ ठीक है, चले, ये आपका जवाब हो गया। कायरा साहब, क्विक कमेंट बिफोर आई क्लोज, बिफोर क्विक कमेंट। डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल बात है। इस मुल्क के अंदर एक सियासतदान है जो कारोबार भी करता है, और अपने कारोबार से टैक्स एवेडेड मनी जो हर कारोबार में है, हर कारोबार में, उस कारोबार के पैसे को वाइट करने के लिए बाहर भेज के चीटियां लगवाने का सारे मुल्क में रिवाज रहा है। मैं किसी का वकील नहीं हूँ। हाँ, इस ऐसी सूरत में अगर उसकी एक सियासी हैसियत भी थी, तो फिर आपने ये साबित करना होगा कि उसने अपनी सियासी हैसियत को मिसयूज करके। वक्त हमारा खत्म हो गया। तीनों बड़ी सियासी जब मौक़िफ़ गुज़िश्ता 24 घंटे की जो सियासी इसे कहते हैं आंख मचोली थी, उस पर आपने ले लिया है। वक्त मेरा खत्म हो गया, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट का। दैट्स इट, थैंक यू।